हाय फ्रेंड्स, सक्सेस एजुकेशन अड्डा में आपका स्वागत है। मैं फिजिक्स का वीडियो लेकर आया हूं। चैप्टर 1 का पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 2 में मैंने लास्ट बताया था कि Q बराबर जो हमारा था n नहीं होता है। Q बराबर क्या होता है? n नहीं होता है। जहां Q बराबर होता है कुल आवेश, क्या होता है? Q बराबर होता है हमारा कुल आवेश। Q बराबर क्या होता है? कुल आवेश। n बराबर होता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या। इलेक्ट्रॉनों की संख्या n जो होता है इलेक्ट्रॉनों का आवेश। ये क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का आवेश। इलेक्ट्रॉन का आवेश। आवेश आपको पता होगा कि इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है? -1.6 गुना 10 के घाते -19 कूलम। यही होता है। अब इसमें मैंने एक नॉर्मल क्वेश्चन लगवा रहा हूं। क्वेश्चन हमारा, यदि किसी चालक तार का कोई चालक तार, देखो क्वेश्चन हमारा है, यदि किसी चालक तार में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, किसी चालक तार में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 10 है तो उस चालक तार का है तो उस चालक तार का कुल आवेश क्या होगा? ये हमारा क्वेश्चन है। यदि किसी चालक तार में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 10 है तो उस चालक तार का कुल आवेश क्या होगा? कुल आवेश मतलब Q हमें क्या करना है? ज्ञात करना है। जहां n बराबर क्या दिया है? जहां n बराबर 10 दिया है। E बराबर आपको पता है 1.6 गुणे 10 के घाते -19 कूलम। पता? इसी पर रख दो। Q बराबर हमारा सूत्र क्या होता है? NE। n का मान कितना है? 10। E का मान है 10 के घाते -19 C। तो Q बराबर कुल हो गया हमारा, इसमें गुणा करा दो तो 16 हो गया सीधे। 16 गुणे 10 के घाते -19 कूलम। अब ये माइनस चिन्ह हमारा क्या बताता है? कि ये ऋणावेशित है। ये क्या है? ऋणावेशित है, ऋणायन है। ठीक है, या तो मैं यहाँ ऋण लिख दो या तो यहाँ ऋण का चिन्ह लगा दो। तो Q बराबर हमारा निकल गया क्या? इतना। आ गया समझ में? ये तो नॉर्मल क्वेश्चन। अब क्वेश्चन आता कैसे है एग्जाम में? इसी क्वेश्चन को देखो कैसे कैसे आता क्वेश्चन। अगर आप लोग नोट्स बना रहे हैं तो लिख सकते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या है? किसी धातु के गोले को, किसी धातु के गोले को एक कूलाम आवेश, एक कूलाम एक कूलाम आवेश से
धनावेशित करने पर उससे कितने इलेक्ट्रॉन निष्कासित करने होंगे, उससे कितने इलेक्ट्रॉन निष्कासित करने होंगे। ये हमारा क्वेश्चन है। अब इसको देखो, किसी धातु के गोले को एक कूलाम आवेश से धनावेशित करने पर उसमें कितने इलेक्ट्रॉन निष्कासित। यदि किसी वस्तु को धनावेशित कब किया जाता है, जब उसमें से इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया जाए तब वो धनावेशित होगा। जैसे मान लो ये कोई वस्तु उदासीन है, इसमें दो धनावेशित है और दो ऋणावेशित है। ये धनावेशित कब होगा, जब इसमें से एक इलेक्ट्रॉन या दोनों इलेक्ट्रॉन निकाल दिए जाए। एक इलेक्ट्रॉन होगा तभी एक से कट गया, एक धन आया, इसको क्या कर देंगे, धनावेशित। अब इसी को हम कैसे लगाते हैं देखिए। धातु का टुकड़ा ले लिए, किसी धातु का गोला है हमारा धातु का, इसका कुल आवेश कितना दिया है देखो, इसमें कुल आवेश बराबर 1 कूलाम दिया है। ठीक है, इसमें से कितनी इलेक्ट्रॉन को यदि निकाल दिया जाए, मतलब n का मान क्या कर रहा है, पूछ रहा है। E का मान आपको पता है। ठीक है, अब हमें पता है कि ऋणावेश मतलब इलेक्ट्रॉन निकाला जा रहा है, तो माइनस नहीं लगाएंगे। अब हमारा सूत्र क्या होता है, Q बराबर Ne, जहां Q का मान हमें पता है क्या, 1 कूलाम। n का मान हमें निकालना है, तो n के जगह पर n लिख देते हैं और E की जगह पर क्या लिखेंगे, 1.6 गुणे 10 के घाते -19। ठीक है, अब देखो ये सारी चीजें n में क्या कर रही हैं, मल्टीप्लाई कर रही हैं। इस पक्ष में है तो मल्टीप्लाई कर रही हैं, यदि इसको दूसरे पक्ष में भेज दिया जाए तो क्या करेंगे, डिवाइड मतलब भाग करेंगी। तो n बराबर सीधे निकाल दिया जाए, इस पक्ष में आएगा, इसको बटे लगेगा, इसके बटे आ गया, ऐसे कर लो, इसके बटे आकर 1.6 गुणे 10 के घाते -19 बराबर n के हो गया। आया समझ। अब इसको हम ऊपर ले जाते हैं, देखो ए यहां नीचे माइनस है तो ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो 1 बटे 1.6 गुना 10 के घाते 19, n बराबर ये हो गया। अब हम देखो क्या करते हैं, अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 10 के घाते 19 को 10 गुना 10 के घाते 18 लिख दें, कोई फर्क। इसके बटे हमारा क्या है, 1.6 गुना कितना है, n है, बराबर कितना है, n के गुना नहीं बराबर n के। आए समझ में आ रहा है। ठीक है, अब देखो इसके नीचे भी हम क्या कर दें, 10 से गुणा या 10 से भाग कर दें, ये भी हो सकता है, या तो इसे कर दो, इसमें 16 भाग दे दो सीधे, तब भी आ जाएगा। अगर ऐसे भाग देना चाहते हो तो ऐसे देख सकते हो, 10 में भाग दे दो 1.6 की, या तो इसको ऐसे कर लो, नीचे ऊपर 10 से और गुणा करा दो, तो 10 से ऊपर नीचे गुणा कराओगे तो 1.6 गुना 10 गुना 10 के घाटे 18, तो भाई ये बराबर n के है। ठीक है, अगर अभी इसमें गुणा करेंगे कितना हो गया हमारा 100, ये कितना हमारा हो गया 16 गुना 10 के घाते 18 बराबर n की। अब 100 में 16 से भाग दे दो, भाग दो, 16 करना, 16 छक्का 96, कितना आ गया 4, भाग नहीं जाए, दशमलव लगाए 0 हो गया, 16 दूना 32, 8 आ गया, 80 होगा, 16 पच्चे 80 कट गया, तो कितना आ गया, इसके जगह क्या लिख सकते हैं 6.25 गुना 10 के घाते 18 बराबर किसके, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने आ गए 6.25 गुणे 10 के घाते 18। आ गया समझ में। अब आगे चले,
आगे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखिएगा। अगला हमारी हेडिंग है कूलाम का नियम। क्या है कूलाम का नियम? कूलाम का नियम से पहले आपको पता होना चाहिए कि गुरुत्वाकर्षण का क्या नियम है। गुरुत्वाकर्षण का नियम होता है यहाँ सेम उसी का है। गुरुत्वाकर्षण का नियम क्या होता है? यदि कोई दो द्रव्यमान है, यदि उनके बीच की दूरी कुछ न कुछ क्या हो, आर हो, तो हम गुरुत्वाकर्षण का ये नियम बता देते कि दो द्रव्यमानों के बीच लगने वाला बल दोनों द्रव्यमानों के गुणनफल के क्या हो जाता था? दोनों द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता था। यही था सेम। अगर जहां ए द्रव्यमान आया है वही क्या कर दो, आवेश Q1 कर दो या Q2 कर दो, तो सेम यही द्रव्यमान का जो ए है ना, क्या गुरुत्वाकर्षण का नियम, यही कूलाम का नियम हो जाएगा। यदि द्रव्यमान की जगह पर क्या किया जाए, आवेश कर दिया जाए, लेकिन वो आवेश कैसा होना चाहिए? बिंदु आवेश होना चाहिए। और क्या होना चाहिए? फिक्स होना चाहिए। आया समझ में? आगे चले तो देखिए अब कूलाम का नियम क्या होता है, पहले इसको लिख लेते हैं तब चलते हैं। ऐसे लिखो, किसी दो स्थिर, नीचे से किसी दो स्थिर बिंदु, किसी दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच, कैसा आवेश, किसी दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण, लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, क्या कैसा? किसी दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों की, दोनों आवेशों के गुणनफल के दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती होता, ठीक है। जैसे मैंने माना दो बिंदु आवेश एक था, इन दोनों के बीच की दूरी हमारी r थी, इसका मान हमारा Q1 था, इसका मान हमारा Q2 था। तो पहले कंडीशन के अनुसार
किसी दो स्थिर है, हमारा स्थिर है, बिंदु आवेश है, बिंदु आवेश है, बीच लगने वाला जो आकर्षण बल है, इनके बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल वो मैंने माना F है। ठीक है, दोनों आवेशों के गुणनफल, इन दोनों आवेशों का क्या है, गुणनफल, गुणनफल मैंने करा दिया। इन दोनों आवेशों के गुणनफल के क्या है, अनुक्रमानुपाती, मैंने अनुक्रमानुपाती का चिन्ह बना दिया। कंडीशन नंबर 1 हमारी पूरी हो गई। ठीक है, अनुक्रमानुपाती। अब क्या करा, तथा उनके बीच दूरी के वर्ग, इनकी बीच की दूरी क्या है, r है, तो वर्ग के कैसा है, व्युत्क्रमानुपाती। व्युत्क्रमानुपाती मतलब 1 के बटे क्या है हमारा, वही बल। हो गया, कंडीशन नंबर 2 हमारी पूरी हो गई। एक और दो, अब इन कंडीशन को मिला दिया जाए। F अनुक्रमानुपाती Q1 Q2 बटे r²। यहां तक समझ में आया। अब हमें रटना नहीं है, इसी से देखना, ये हमारा क्या है, आवेश है। ठीक है, r क्या, उन दोनों के बीच की दूरी है। परिभाषा हम कैसे बनाएंगे, किन्हीं दो आवेश, किन्हीं दो आवेश है, ये आवेश कैसा होना चाहिए, बिंदु होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, स्थिर होना चाहिए। परिभाषा मतलब किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण बल, लगने वाला आकर्षण बल उनके गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। आगे समझ में। अब इसके आगे क्या होता है, अभी इस बल की प्रकृति क्या होती है। ये जो बल होता है, ये बल कि पहले अतः, ऐसे देखो, अतः यह बल दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा, इन दोनों आवेशों को जो मिला रही है रेखा, उसके अनुदिश होगा। अतः यह बल दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा, क्या मिलाने वाली रेखा के कैसा लगता, अनुदिश। अतः यह बल दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश कार्य, अनुदिश तथा इसके माध्यम, अब इन दोनों के बीच में कौन है माध्यम, तथा इनके बीच माध्यम की प्रकृति पर निर्भर करता है। उस माध्यम की क्या प्रकृति है, प्रकृति पर निर्भर करता है। क्या ये बल का, अतः यह बल दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा, दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश तथा इनके बीच कौन सा माध्यम है, सघन, विरल माध्यम, जल का माध्यम, वायु का माध्यम, बहुत सारे माध्यम की प्रकृति पर निर्भर करता। इसी को कूलाम के व्युत्पन्न वर्ग का नियम कहा जाता है। या कहीं दे देता कूलाम के वर्ग व्युत्पन्न का नियम किसे कहते हैं, तो यही लिखेंगे, किसी दो स्थिर आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। कभी कभी ये नाम देकर पूछ लेते, ना सोचना एक विचित्र चीज है, नहीं यही चीज है। समझ में आ गया, आगे चले, तो इसके आगे चलते हैं। अब इसको मिटाते हैं।
अब हम इस सूत्र को और आगे बढ़ाते हैं। हमारा यही सूत्र था, यह अनुक्रमानुपाती Q1 Q2, और इसको हम बना भी लेते हैं। यही हमारा था बिंदु आवेश, एक Q1 था, एक Q2 था, इनके बीच की दूरी हमारी जो थी R थी। तो हमारा यही था F अनुक्रमानुपाती Q1 Q2, दूसरा था F अनुक्रमानुपाती 1/r²। इन दोनों को मैंने मिलाया था तो F1 Q1 Q2 बटे r², यही था। अब इसको हम आगे बढ़ाते हैं। देखो, जब अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटेगा तो कोई न कोई नियतांक आएगा। तो नियतांक हटा, तो F जब नियतांक हटा तो K हमारा एक नियतांक आया, Q1 Q2 बटे r²। एक सूत्र ते मिल गया। ये जो K बराबर है, K बराबर हम कहते हैं माध्यम का, क्या करते हैं, माध्यम का K बराबर होता है माध्यम का नियतांक। हो गया। अब चूंकि हमें K बराबर पता होता है, क्या होता है, 1/4 पाई इप्सिलॉन 0 या इप्सिलॉन नॉट भी इसको पढ़ते हैं। ठीक है, तो मैं F का मान रख दिया, तो F बराबर क्या आ गया, 1/4 पाई इप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बटे r²। यही हमारा आ गया। अब इसको आगे, अब आगे इप्सिलॉन 0 क्या होता है, अब इसको जान ले। अब देखो, इप्सिलॉन जो 0 होता है वो वायु या निर्वात की विद्युतशीलता है। क्या, विद्युतशीलता। अब इसका मान भी पता होता है, इप्सिलॉन 0 का मान होता है 8.85 गुणे 10 के घाते -12। अब इसको हम दिखा रहे क्या होता है। अब इसका पहले मात्रक बता देते, तब बताते इसका मान क्या होता है। नहीं समझ, मात्रक लिख देंगे तो समझ में नहीं आएगा। अब इसका मात्रक कैसे निकालते हैं, देखो, F बराबर हमें यही पता, 1/4 पाई इप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बटे r²। हमें क्या चाहिए, 4 पाई, इसके बराबर इसके बटे 1 लगाएं। अब इसका गुणा इसमें हो जाएगा, तो 4 पाई इप्सिलॉन 0 सीधे लिखने बराबर क्या हो जाएगा, देखो, अब इसमें गुणा कर रहा है और इसमें ये गुणा करेगा, इसमें गुणा करेगा भाग देगा, या तो ऐसे कर लो, गुणे F r² बराबर Q1 Q2। अब इप्सिलॉन 0 बराबर निकाल लो, तो Q1 Q2 बटे F r² 4 पाई। अब इसका मात्रक निकालते हैं। मात्रक क्या होता है, इप्सिलॉन 0 का। अब इसका मात्रक निकालते हैं, तो इसका मात्रक निकालने के लिए हमें इसका मात्रक होना चाहिए। तो आवेश है, आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम। आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम। ठीक है, अब ये कूलाम कितनी बार है, 2 बार है, तो कूलाम स्क्वायर हो गया। नीचे क्या बल है, तो बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन। न्यूटन हो गया। अब ये क्या आ रहा है, हमारी डिस्टेंस है, दूरी है, दूरी का मात्रक क्या होता है, मीटर। लेकिन कितनी बार है, 2 बार, मीटर स्क्वायर। तो इप्सिलॉन 0 का मात्रक 4 पाई क्या हमारी कांस्टेंट वैल्यू है, इसका कोई मात्रक नहीं होता, इसकी फिक्स वैल्यू होती है। हो गया। अब इसका क्या होगा, ये एसआई पद्धति में है, ये भी जान लेना, एसआई पद्धति में। एसआई पद्धति में इप्सिलॉन 0 का मात्रक क्या होता है, कूलॉम स्क्वायर बटे न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब इसका मान पूछ दिया जाए। इप्सिलॉन 0 का मान होता है 8.85 गुणे 10 के घाते -12। इप्सिलॉन 0 का मान होता है
8.85 गुणे 10 के घाते -12 कूलाम स्क्वायर, 30 हो गया कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये इसका मान याद होना चाहिए। हो गया। अब यदि इप्सिलॉन जीरो, अब इप्सिलॉन जीरो पूछ ले तो क्या होता है, ये हम बता दें इप्सिलॉन जीरो होता क्या है। ये वायु निर्वात की विद्युतशीलता तो होती है, लेकिन और क्या इस पर निर्भर करता है, ये जो होता है ना, दोनों माध्यमों के, जो दोनों आवेशों के बीच कौन सा माध्यम होगा और उसमें कौन सी बल रेखाएं खींची जाएंगी और कितनी खींची जाएंगी और किसमें नहीं खींची जाएंगी, कौन सा माध्यम आसान होगा, कौन सा माध्यम कठिन होगा, इन सब का निर्भर किस पर करता है, इप्सिलॉन जीरो के ऊपर, विद्युतशीलता के ऊपर निर्भर करता है। अब जान गए इप्सिलॉन जीरो क्या होता है, वही इप्सिलॉन जीरो का ना, इन दोनों के बीच में कौन सा माध्यम है, इनके बीच में कौन सी बल रेखाएं खींची जाएंगी, कितनी खींची जाएंगी और किसके अनुसार खींची जाएंगी और कौन सा माध्यम आसान होगा, कौन सा माध्यम कठिन होगा, इन सब का निर्भर किससे किया जाता है, इप्सिलॉन जीरो पर। अब यदि पूछ दिया जाए, ये तो एसआई पद्धति में इसका मात्रक है, सीजीएस पद्धति में पूछ दिया जाए तो लो लेने के देने पड़ गए। सीजीएस पद्धति में मात्रक इसका क्या होता है, देखो कूलाम आवेश, आवेश का सीजीएस पद्धति में मात्रक हमने बताया था स्टेट कूलाम, क्या बताया था, स्टेट कूलाम, इसका स्क्वायर कर दो। अब बल का सीजीएस पद्धति में मात्रक होता है डाइन, वो पेड़ पर नहीं, डाइन, हो गया। अब हो गया दूरी, दूरी का सीजीएस पद्धति में मात्रक क्या होता, सेमी, तो सेमी स्क्वायर होगा। इसका सीजीएस पद्धति में मात्रक क्या होगा, स्टेट कूलाम स्क्वायर प्रति डाइन सेमी स्क्वायर। आगे समझ में, अब आगे चले, ये तो हमारे इप्सिलॉन का मात्रक था, अब इसको हम इप्सिलॉन वाला मिटाते हैं। अब देखो 1/4 पाई, 1/4 पाई इप्सिलॉन जीरो का मान होता है 9 गुणे 10 के घाते 9, आया समझ में, 9 गुणे 10 के घाते 9 क्या, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। आ गया समझ में। अब इसका मान इतना क्यों होता है वो भी दिखा सकते हैं, क्योंकि देखो 1/4 पाई का मान रख दो 22/7, अब निकालते हैं इतना ही क्यों होता है। इप्सिलॉन जीरो का मान हमने बताया था 8.85 गुणे 10 के घाते -12 होता, इसको सॉल्व कर लो तो आएगा कितना, यही आएगा 9 गुणे 10 के घाते 9। आगे समझ में, इसका मान 9 गुणे 10 के घाते 9 ही आएगा। अब इसमें किसी को कोई दिक्कत, कूलाम का नियम समझ में आ गया, इप्सिलॉन जीरो का मान भी हमने बता दिया, इसका सीजीएस पद्धति में मात्रक भी बताया, इसका एसआई पद्धति में मैंने भी मात्रक बता दिया। अब इस पर सवाल मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, पार्ट नंबर 4 में, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।